नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। भारत में शायद ही कोई बड़ा पद होगा जहां तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले लोग नहीं पहुंचे। 135 साल के इतिहास में इसने भारत को राष्ट्रपति दिए, प्रधानमंत्री दिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिए, मुख्यमंत्री भी दिए। आईपीएस आईएएस की लिस्ट निकालेंगे तो अलग से एक बुलेटिन करना पड़ेगा। लेकिन एक वक्त जिस जगह तालीम का ऐसा माहौल था कि उसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कह दिया जाता था, आजकल उसकी चर्चा किन विषयों को लेकर हो रही है? मारपीट, बलवा, आगजनी, गोली चलना और आंदोलन। फीस वृद्धि और छात्र संघ की बहाली का मुद्दा सुलझा नहीं था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 19 दिसंबर के रोज फिर से मारपीट और आगजनी हुई। बात एक पूर्व छात्र के साथ हुई बदतमीजी और फिर उसके बाद हुए बलवे भर की नहीं है, बात है उस संस्कृति के शरण की जिसके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जानी जाती थी एक वक्त। इसीलिए आज हम दिन की बड़ी खबर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और वहां के छात्रों के मुद्दों को जगह देंगे। रोज की तरह ही सुर्खियां भी होंगी, जानेंगे संसद में कौन से बयान को लेकर हंगामा होता रहा और उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से वसूली की बात क्यों कह दी। लेकिन पहले गौर इस बात पर कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा है। 19 दिसंबर को एयू में जो हुआ उसमें गलती किसकी थी, इसका फैसला करने से पहले हमें घटनाओं का क्रम जानना चाहिए। तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की ही तरह एयू में भी पोस्ट ऑफिस, बैंक आदि सुविधाएं हैं जो छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ के काम आती हैं। इनमें से बैंक एक ऐसी संस्था है जिससे छात्र अपनी पढ़ाई के बाद भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाता खुलता है और वो बाद में भी वैलिड रहता है, लागू रहता है, लोगों के पैसे होते हैं उसमें। ऐसा ही एक खाता था पूर्व छात्र विवेकानंद पाठक का। विवेकानंद का एक और परिचय ये भी है कि वो यूपी कांग्रेस के महासचिव हैं और पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई में भी रहे हैं। पाठक 19 दिसंबर के रोज यूनिवर्सिटी परिसर स्थित बैंक जाना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के गेट पर उनकी गाड़ी को सुरक्षा गार्ड ने रोका। इसके बाद गार्ड और विवेकानंद के बीच जो हुआ उसे लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग वर्जन हैं। हम आपको दोनों ही बताएंगे। इंडिया टुडे के लिए प्रयागराज से संतोष कुमार शर्मा ने एयू की घटनाओं पर रिपोर्ट की है। वो लिखते हैं, विवेकानंद ने कथित रूप से गार्ड को थप्पड़ मारा, जिसके बाद सुरक्षा गार्ड्स ने पाठक के साथ मारपीट की। इसके बाद गार्ड्स और छात्रों के बीच संघर्ष हुआ। इस दौरान पत्थरबाजी हुई और आगजनी भी। लेकिन घटना के रोज जब प्रेस में विवेकानंद ने बात की तो उनका कहना था कि गार्ड ने उनके साथ बदतमीजी पहले की थी। सुनिए। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूरा छात्र हूं। यहाँ पर जो एसबीआई बैंक है परिसर के अंदर, वहां पर मेरा खाता है। बैंक द्वारा मुझे केवाईसी के लिए नोटिस दी गई थी। आज मैं अपना केवाईसी अपडेट करने के लिए आया था। गार्ड यहाँ जो छात्र संघ भवन पे तैनात था उसने मेरे साथ गाली गलौज किया, मेरे साथ बदतमीजी की। जब मैं उसका प्रतिरोध किया तो वो अंदर गया और अंदर जाने के बाद अपने 30-40 गार्डों के साथ मिलकर साजिश के तहत मुझे जान से मारने की नियत से वो लोग आए, हथियार से लैस होकर, लाठी डंडों से लैस होकर, लोहे की राड लेकर। और जब मैं यूनियन पे अपने 5-10 साथियों के साथ मिलकर बातचीत कर रहा था तब तक वो लोग अचानक आए और हमला बोला और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। इसके साथ ही साथ कई छात्रों के ऊपर जानलेवा हमला किया। आप देख सकते हैं दर्जनों छात्र घायल हैं। मुझे मृत समझकर वो लोग वापस गए हैं। ये जो तानाशाही है विश्वविद्यालय प्रशासन के सह पर, ये जो गार्ड तानाशाही कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो अराजकता कर रहे हैं, आप सोचिए ये विश्वविद्यालय परिसर है, यहाँ छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ गुंडे रखा है गार्ड के रूप में और हमला किया, गोली चलाई गई, रोहे के लाठ से हमला किया गया। किसी तरह से मेरी जान बची है। लड़ाई आर पार की है। मैं तब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं लूंगा जब तक आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज। प्रेस से बात करते हुए और उससे पहले के कई वीडियोस में विवेकानंद के सिर से बहता खून साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब विवेकानंद से मारपीट तो हुई है, जिसमें वो चोटिल भी हुए। इस मामले में सुरक्षा गार्ड और विवेकानंद दोनों की ओर से ही एफआईआर दर्ज कराई गई है। दोनों कॉपीज को दी ललन टॉप ने देखा है। विवेकानंद द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में गार्ड प्रभाकर सिंह, एमके पांडे, ताराचंद्र और 30-40 अज्ञात गार्ड्स पर आरोप लगाए गए हैं। विवेकानंद अपनी शिकायत में लिखते हैं कि विवाद के बाद असिस्टेंट प्रॉक्टर राकेश सिंह और इंस्पेक्टर कर्नल गंज ने गार्ड्स को समझाया भी था, बावजूद इसके गार्ड्स ने उन पर जानलेवा हमला किया। प्रभाकर सिंह की ओर से दर्ज एफआईआर में विवेकानंद के अलावा राहुल पटेल, अजय सम्राट, अभिषेक यादव, नवनीत सिंह, हरेंद्र यादव, आयुष प्रियदर्शी और सत्यम कुशवाहा पर आरोप लगाए गए हैं।
इनमें सिंह ने आरोप ने लगाया है कि उन्होंने विवेकानंद से छोटे गेट से अंदर आने को कहा था क्योंकि बड़ा गेट खोलने के आदेश है नहीं। इसके बाद विवाद शुरू हुआ। इसी में सिंह ये भी लिखते हैं कि छात्रों ने पत्थरबाजी की और आगजनी भी, लेकिन छात्र आगजनी और पत्थरबाजी के लिए गार्ड्स को ही दोषी ठहरा रहे हैं। हमने विवेकानंद से ही बात कर ली, सुनिए उन्होंने क्या कहा। उसके बाद जब ये घटना छात्रों में गई तो सारे छात्र लगभग इकट्ठा हुए, हजारों की संख्या में छात्र आए और हम वहीं पर डिगे रहे, वहीं बैठे रहे, शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी बात को रखते रहे और हमने शांति मार्च निकाली। इस दौरान विश्वविद्यालय के वही गार्ड जिन लोगों ने हम पे हमला किया था, वो लोग छात्रों को बदनाम करने के लिए साजिशन विश्वविद्यालय परिसर के अंदर जो गाड़ियां थी उसमें तोड़फोड़, आगजनी की ताकि छात्र बदनाम हो। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के ये गार्डों ने ऐसा किया। जिला प्रशासन, वहां पर कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, जिला अधिकारी महोदय सब लोग आ गए थे, सब लोग थे, सबने देखा कि छात्रों की कोई गलती नहीं है, निर्दोष है। हमने आपको विवेकानंद और गार्ड दोनों का पक्ष बता दिया। गार्ड कह रहे हैं कि छात्रों ने आगजनी की और छात्र कह रहे हैं कि छात्रों को बदनाम करने की मंशा से गार्ड्स ने तोड़फोड़ की। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल अनेक वीडियोस के आधार पर मामले को जानने वाले दावा कर रहे हैं कि गार्ड्स पर लगे आरोपों में दम जरूर है, लेकिन छात्रों की ओर से भी हिंसा हुई थी। हंगामे के दौरान गमले तोड़े गए, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए, एक आम सड़क को जाम करने की भी कोशिश हुई, लेकिन पुलिस ने जाम लगने नहीं दिया। अब ये सब किया किसने, उसे लेकर दोनों की तरफ से आरोप लग रहे हैं। हमने बता दिया कि क्या आरोप हैं। दो बातें प्रमुखता से कही जा रही हैं, छात्र भी उग्र हुए और गार्ड्स की ओर से हवाई फायर भी किए गए। अब आते हैं एक तीसरे पक्ष पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गार्ड्स निजी एजेंसी के थे और पीड़ित शख्स एक पूर्व छात्र। लेकिन हुआ सब कुछ एयू कैंपस में ही और एयू को नुकसान भी पहुंचा है, क्योंकि कुछ वीडियोस में उपद्रवियों को इमारतों की खिड़कियों के कांच तोड़ते देखा जा सकता है। हमने 19 दिसंबर की घटनाओं को लेकर एयू की जनसूचना अधिकारी से बात करने का प्रयास किया, जो कि हो नहीं पाई। अगर बातचीत भविष्य में हो जाती है तो हम आने वाले एपिसोड्स में उसे शामिल करेंगे। तब तक के लिए हम आपको एयू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर मौजूद जानकारी दे रहे हैं। एयू ने छात्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। लिखा है कि उपद्रवी तत्वों ने अभद्रता, आगजनी और फायरिंग की, गार्ड्स ने गोली नहीं चलाई। 19 दिसंबर को ही एयू रजिस्ट्रार कार्यालय ने एक नोटिस जारी करते हुए 20 दिसंबर माने आज के लिए कक्षाओं को भी स्थगित कर दिया था। इस नोटिस में भी स्टूडेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, अननोन एलिमेंट्स लिखा गया था। उपद्रवी और अननोन एलिमेंट्स, इससे किसी के पहचान जाहिर नहीं होती, लेकिन एफआईआर में तो साफ साफ नाम लिखे हुए हैं। एक नाम है अजय यादव सम्राट का, ये भी पूर्व छात्र हैं और 882 दिनों से यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की बहाली के लिए आंदोलन चला रहे हैं। हमने उनसे बात की, उनका कहना है कि उनका नाम इस मामले में जबरन घसीटा गया। हमने उनसे छात्रों पर लग रहे उपद्रवों के आरोपों और यूनिवर्सिटी से मिल रहे सहयोग या उसके अभाव पर जवाब लिया। सुनिए। देखिए, प्रॉक्टोरियल बोर्ड विश्वविद्यालय में बना है मात्र छात्रों पर फर्जी मुकदमे लिखवाने को लेकर। लगातार लगभग 2019 से लेके अब तक के 30 से 35 मुकदमे व्यक्तिगत मेरे ऊपर हुए और कल की जो घटना रही उसमें भी मैं तो दूर ही रहा और मेरे साथ एलआईयू की टीम थी, पुलिस प्रशासन के लोग थे। पुलिस प्रशासन के लोग बता दें कि मैं एक गुम्मा फेंका हूं, लेकिन मेरे ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य है कि विश्वविद्यालय में जितने भी प्रोटेस्ट आज तक हुए हैं, कहीं ना कहीं अजय सम्राट रहे हों या ना रहे हों, लेकिन एफआईआर अजय सम्राट के नाम होना है। देखिए, 882 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ, तो इससे ज्यादा मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं कि मैं शांति से बैठा हूँ कि यहाँ पर उपद्रव कर रहा हूँ। 882 दिन से बैठा हूँ, दाखिला मेरा कैंसिल हुआ, उसके बाद भी मैं सिर पे हाथ जोड़कर प्रार्थना ही कर रहा था कि मैडम मुझे पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा से मुझे वंचित ना करिए। मैं प्रेम पूर्वक मैडम से मिलने का समय मांगा, मुझे मिलने का समय नहीं दिया। आप वीडियो के माध्यम से देखे भी होंगे वीडियो। उसके बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम मजबूत यहाँ पर लगी रहती है। विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से छावनी में तब्दील है। धरने के इर्द गिर्द चारों तरफ फोर्स रहती है, पुलिस प्रशासन के लोग रहते हैं, एलआई के लोग रहते हैं, आईबी के लोग रहते हैं। उनसे आप रिपोर्ट लीजिए कि यहाँ पर छात्र कितने अराजक है। और कल की जो घटना हुई, पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में राइफल से फायरिंग की गई और पुलिस भी गवाही दे रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन के गार्डों द्वारा फायरिंग की गई 10-15 राउंड। तो इसमें छात्र कहाँ अराजक है? और मैं बता रहा हूं, जिस दिन से मेरा दाखिला कैंसिल किया
हो सकता है मैं उग्र हो सकता था। अजय का आरोप गंभीर है। उनका कहना है कि चूंकि वो आंदोलनरत हैं इसलिए एक दूसरे मामले में उनका नाम भी ले लिया गया। आगे की कार्रवाई पुलिस जांच और अदालत की सुनवाई के रास्ते से होकर जाएगी, सो उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन इस सवाल का वजन अपनी जगह है कि अगर 882 दिनों से छात्र संघ के लिए आंदोलन चल रहा है तो उस पर से रोक न हटाने की वजह क्या है। छात्र राजनीति अगर वाकई खराब है तब भारत के सभी विश्वविद्यालयों में इसे बंद क्यों नहीं कराया जाता। डीयू के चुनाव तो होते ही हैं। इस बात पर गतिरोध बना हुआ है और छोटी छोटी बहस भी अब छात्र बनाम यूनिवर्सिटी प्रशासन हो जा रही है। एक और मुद्दा है जिसे लेकर छात्र लगातार आवाज उठाते रहते हैं, एयू में कुलपति की नियुक्ति, जिससे छात्र संतुष्ट नहीं हैं। आज मध्य प्रदेश से कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया। सुनिए। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की गई अयोग्य नियुक्ति को निरस्त किए जाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत के एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र है जिसके गुणवत्ता एवं मेरिट की पहचान है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें प्रोफेसरशिप के 10 वर्ष के कार्य का अनुभव मांगा गया था माननीय सभापति महोदय, जिसमें 3 प्रत्याशी जो सभी योग्यता पूरी करते थे उनको न ले करके अर्हता पूरे न करने वाली प्रत्याशी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के नियुक्ति उप कुलपति के पद पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की गई है, जो पूर्णतः अवैध है। जिनको 10 वर्ष का अनुभव नहीं है और 10 वर्ष का अनुभव न होने के बावजूद माननीय सभापति महोदय सरदार पटेल विश्वविद्यालय गुजरात, उत्तराखंड विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों को हटाया गया है, लेकिन इलाहाबाद के कुलपति को नहीं हटाया गया है। माननीय सभापति महोदय, उच्च न्यायालय में विक्रमानाथ जो न्यायाधीश हैं और उनकी पत्नी है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, इस वजह से अयोग्यता होने के बाद जो नहीं हटाया है, बहुत ही गंभीर प्रकरण है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र इसको लेकर के और छात्र संघ की बहाली को लेकर के अनवरत आंदोलन कर रहे हैं। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, गोलीचार्ज किया गया है। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत है, ये जो हमारे भारत के भविष्य है उन नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं माननीय सरकार से, माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अयोग्य होने के बाद दूर क्यों नहीं हटाया गया, जबकि इन्हीं न्यायाधीश के द्वारा माननीय सभापति महोदय बिजली विभाग के 10 वर्ष के अनुभव से कम रहने वाले कर्मचारियों को जिस न्यायाधीश के आदेश से हटाया गया हो और वही न्यायाधीश की पत्नी की कुलपति नियुक्त की गई हो, ये सरकार के लिए शर्म की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्काल इनको हटाया जाना चाहिए और छात्रों को मुकदमा अवश्य लेना चाहिए और छात्र संघ को बहाली की जानी चाहिए। बहुत अन्याय हुआ माननीय उस नौजवान के ऊपर। बीते कुछ दिनों में ये दूसरी बार था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जिक्र राज्यसभा में हुआ। 12 दिसंबर को ही कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने राज्यसभा में एयू फीस वृद्धि का जिक्र किया था। उन्होंने क्या कहा था, आप सुनिए। ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के कभी कैफी आजमी ने कहा था कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है, उसी विश्वविद्यालय का कैंपस आज पुलिस के बूटों की धमक से रौंदा जा रहा है। 400% छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। ग्रेजुएशन की फीस 975 रुपए से बढ़ा करके 3,900 रुपए कर दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस 1,375 रुपए से बढ़ा करके 4,651 रुपए कर दी गई है। हॉस्टल की फीस 15,000 से बढ़ा करके 45,000 कर दी गई है। छात्र पिछले 90 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय ने इस देश को पंडित मोतीलाल नेहरू दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया, शंकर दयाल शर्मा दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह दिया, चंद्रशेखर दिया, महादेवी वर्मा दिया, अर्जुन सिंह दिया, फिराद गोरखपुरी दिया, उसे हम क्या दे रहे हैं? सरकार ने कह दिया कि फंड कम है, छात्रों से वसूली करके खर्चे पूरे करो। सभापति महोदय, जिस छात्र संघ भवन में इलाहाबाद में कभी अंग्रेजों के खिलाफ शहीद लाल पदमधर ने छत पे खड़े होकर के बगावत का बिगुल फूंका, जान दे दी, आज उसके गेट पर ताला जड़ दिया गया है ताकि छात्र नए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सकें। मारपीट से बड़ा मुद्दा है फीस वृद्धि का। छात्र कभी अनशन करते हैं तो कभी आंदोलन, आत्मदाह का प्रयास तक किया गया। इस तरह की खबरें हमको मिली। कोई कह सकता है कि 400% बढ़ा, फिर भी कम है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि हम किस बैकग्राउंड से, किस पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों की बात कर रहे हैं। क्या उनके घर में फीस के लिए चंद हजार, जिसे कम बताया जा रहा है, उतने पैसे भी हैं?
खासकर हॉस्टल की फीस वाकई कई लोगों की जेब से बाहर जाने लगी है। फिर छात्रों को लगता है कि उन्हें इकट्ठा होने से रोकने के लिए छात्र संघ को बैन किया गया और जब वो आंदोलन करते हैं तो उस पर कान नहीं दिया जाता। इसी से इकट्ठा हो रहा गुस्सा बाहर आने के लिए छोटे छोटे बहाने खोजता लगता है। हम यहाँ एक और बात कहना चाहते हैं जो संभव है कि कुछ छात्रों को बुरी लग जाए, लेकिन वो कहना ज़रूरी है। अपनी मांग रखना और उसके लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना आपका जायज़ हक है, हम आपके साथ उसमें खड़े हैं, लेकिन हिंसा आपकी मांग को कमज़ोर करती है। हासिल एक अच्छी फिल्म है, लेकिन वो फिल्म ही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूरी संस्कृति को उसमें समेट कर न देखिए, न ही किसी को देखने दीजिए। इसकी जिम्मेदारी जितनी प्रशासन की है उतनी ही आपकी भी है। ये थी हमारी बड़ी खबर। अब गौर कीजिए सुर्खियों पर। पहली सुर्खी संसद से आई है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन है। आज लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही उसे आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। वजह थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीते हुए कल का बयान, यानी कि 19 दिसंबर का, जो उन्होंने राजस्थान के अलवर में दिया। उन्होंने क्या कहा था, आप सुन लीजिए। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। खड़गे के इस बयान को सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने आपत्तिजनक करार दिया और लोकसभा में उनसे माफी की मांग को लेकर हंगामा शुरू किया। लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी खड़गे से माफी की मांग सुनाई दी। आप सुनिए। मुझे याद आता है गांधी जी ने जो कहा था, आजादी के बाद गांधी जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी को ही वाइंड अप कर देना चाहिए। खड़गे जी उसका जीता जागता प्रतीक है और दिखा रहे हैं देश को शायद गांधी जी ने सत्य कहा था। और ऐसे अध्यक्ष एक पार्टी के जिनको भाषण देना नहीं है, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, और वो माफी नहीं मांगे तब तक उनको यहाँ पे रहने का कोई अधिकार। चूहे और कुत्ते वाले बयान पर चौतरफा घेरने की कोशिश हो रही है खड़गे को राज्यसभा में माफी मांगने से, लेकिन उन्होंने इनकार करते हुए कह दिया कि उन्होंने अलवर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कहा सदन के बाहर का मामला है, वो उस पर सदन के भीतर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कुत्ता और चूहे वाले बयान पर संसद में हंगामे से अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे लंच में बैठे दिखाई देते हैं। एक ही टेबल पर प्रधानमंत्री हैं और खड़गे भी हैं। उनके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। दरअसल सरकार साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मना रही है, इसलिए मंगलवार यानी कि आज यानी कि 20 दिसंबर को संसद में लंच के दौरान बाजरे से बने पकवान परोसे गए थे। इसी मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी के साथ लंच किया। इस सुर्खी के आखिर में संसद से आया एक और अपडेट आपको बता देते हैं। आज लोकसभा में मादक पदार्थों के सेवन की समस्या और इस तरफ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा हुई। इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आड़े हाथों लिया। हरसिमरत ने अपने एक पुराने किस्से को याद करते हुए कहा कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, कुछ महीने पहले तक वो बतौर सांसद यहाँ बैठा करते थे। वो एक कोने में बैठते थे, 11 बजे आते थे, पता नहीं क्या पीकर क्या खाकर आते थे। जो साथी उनके पास बैठते थे उन्होंने तो अपनी सीट तक बदलने की मांग कर दी। लगातार शिकायतें आती रहीं। अब जब एक सीएम का ऐसा आचरण है तो सोचिए राज्य का क्या हाल होगा। हमारी सड़कों पर लिखा होता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, लेकिन यहाँ तो ड्रिंक भी हो रही है और राज्य को ड्राइव भी किया जा रहा है। हरसिमरत ने जिस अंदाज में भगवंत मान पर निशाना साधा, गृहमंत्री अमित शाह भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और सदन के दूसरे सांसद भी ठहाके लगाते देखे गए। फिलहाल नशे के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह 21 दिसंबर को लोकसभा में जवाब देने वाले हैं।
अगली सुर्खी उस शख्स से जुड़ी है जिसे खबरों की दुनिया में ठग, महाठग या कॉनमैन कहा जाता है। करंट अफेयर्स अखबारों की हेडलाइंस में दिलचस्पी रखने वाले लोग समझ गए होंगे कि हम सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं। कॉनमैन के साथ लेटरमैन भी कहा जा सकता है वैसे इन्हें। ललन टॉप शो के दर्शक जानते ही होंगे कि सुकेश की ठगी और उसके कारनामों पर हम विस्तृत शो कर चुके हैं। सुकेश से जुड़े 200 करोड़ की ठगी के मामले में ताज़ा अपडेट यह है कि मसला पूरी तरह राजनीतिक क्लेवर ले चुका है। वजह क्या है आप सुन लीजिए। क्या आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? आपने पैसे दिए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स को? अब तक चिट्ठियों के जरिए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोपों की झड़ी लगाने वाले सुकेश चंद्रशेखर ने आज न्यूज चैनल्स की माइक आईडी और कैमरों के सामने केजरीवाल की पार्टी को 60 करोड़ रुपए देने का आरोप लगा दिया। इससे पहले 18 दिसंबर को भी सुकेश ने एक लेटर के जरिए कहा था कि उसकी लिखी चिट्ठियों ने एमसीडी चुनाव में ऐसा असर डाला कि आम आदमी पार्टी कई वार्ड्स में चुनाव हार गई। फिलहाल सुकेश ने आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगाए हैं उसे लेकर दिल्ली की राजनीति में घमासान मच गया है। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट करके पूछा है कि बड़ा ठग कौन है। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी की ओर से भी एक बयान आ गया है कि मीनाक्षी लेखी भी सुकेश जी कहती हैं उन्हें, आप सिर्फ सुकेश कह रहे हैं। ये तो बहुत गलत है। जैसे किसी बार उसामा जी कहा गया था, ऐसे ही अब सुकेश जी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो कहेंगे, जो मदारी कहेगा वो जमूरा करेगा। तो ये वही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन आरोप सीधे तौर पर लगाए जाते हैं, सीधे ही लगाए जाते हैं आरोप। 60 करोड़ रुपए आपने लिए? किसने? हमने लिए? भैया हमने तो आज तक 1 करोड़ एक साथ देखे भी नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि 1 करोड़ कितने बड़े बैग में आएंगे। इतनी हालत हमारी जो है इस वक्त गंभीर है। और बाकी आपको पता ही है, ये इल्ज़ाम वगैरह जो है ये सब जो है ये कोरी बकवास है। और ये बड़ी अजीब बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी का स्तर ये आ गया है कि वो सुकेश चंद्रशेखर जैसे आदमियों के सहारे अपनी राजनीति जो है आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो बात हुई सुकेश के बयानों पर चल रही राजनीति की। अब जान लेते हैं कि 200 करोड़ की ठगी के मामले में आज क्या हुआ। इस केस में आरोपी सुकेश और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस, जो कि सह आरोपी हैं, आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किए गए। यह पहला मौका था जब दोनों कोर्ट में आमने सामने थे। पेशी के दौरान ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि सुकेश ने इस बात को स्वीकारा है कि उसने अदिति सिंह से 87 करोड़ रुपए लिए, लेकिन पुलिस की जांच में यह रकम 80 करोड़ रुपए निकली। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि अदिति सिंह उद्योगपति शिविंदर सिंह की पत्नी हैं। सुकेश पर आरोप है कि उसने शिविंदर सिंह को जेल से छुड़ाने के नाम पर उनकी पत्नी अदिति सिंह से पैसे ठगे, जिनकी चर्चा हुई है एक चर्चित अस्पताल के ब्रांड के प्रमोटर थे। ईडी ने यह भी बताया कि सुकेश ने तिहाड़ के तत्कालीन डीजी संदीप गोयल को 5 करोड़ रुपए दिए थे। इसके अलावा उसने एक और शख्स बी मोहन राज को रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए 9 करोड़ रुपए दिए। ईडी के मुताबिक सुकेश ने बताया कि ठगी के पैसों से मोहन राज के लिए लंबोर्गिनी जैसी 26 लग्जरी गाड़ियां खरीदी गईं। कोर्ट ने इन सभी कारों को ईडी को सौंपने का आदेश दिया है। इसके साथ ही जैकलीन फर्नांडिस को 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई 22 दिसंबर के दिन मुकर्रर की है। अगली सुर्खी का संबंध दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी से है। दोनों के बीच विवादों की नई किस्त शुरू हो गई है। एलजीबी के सक्सेना ने आम आदमी पार्टी को आदेश दिया है कि वो अगले 15 दिनों के अंदर 97 करोड़ रुपए का भुगतान करें। मामला सरकारी विज्ञापन के नाम पर राजनैतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करने का है। दरअसल दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय यानी डीआईपी ने 30 मार्च 2017 को अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा। इस चिट्ठी में निर्देश दिया गया कि वो राज्य के खजाने को 42 करोड़ 26,81,265 रुपए तुरंत भुगतान करें। साथ ही बकाया 54 करोड़ 87,87,872 रुपए का भुगतान संबंधित विज्ञापन एजेंसियों या प्रकाशक को 30 दिनों के भीतर भी करें। चिट्ठी में यह भी कहा गया था कि ये पैसे आम आदमी पार्टी के विज्ञापनों पर खर्च किए गए, जिनका भुगतान सरकारी खजाने से कर दिया गया। डीआईपी के पत्र में इस बात पर जोर दिया गया था कि सरकार द्वारा इन विज्ञापनों का भुगतान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। लेकिन डीआईपी के पत्र के 5 साल 8 महीने बीत जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने इस आदेश का पालन नहीं किया, यानी पैसों का भुगतान अब तक हुआ नहीं।
इस पत्र में जिन 97 करोड़ से ज्यादा राशि का जिक्र किया गया है, उसी पर अब एलजी ने आदेश जारी कर दिया। एलजी ने बकाया राशि का भुगतान करने के साथ ही एक और आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को दिए गए इस आदेश में कहा गया है कि सितंबर 2016 के बाद से सभी विज्ञापनों की जांच की जाए। यह भी जांचा जाए कि विज्ञापन के प्रकाशन में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन तो नहीं किया गया। एलजी ने कहा है कि अगर कहीं भी अवैध तरीके से सरकारी पैसा खर्च किया गया है तो उससे भी वसूला जाए। अब एलजी के इन आदेशों को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। सुन लिए। और कुल मिलाएं तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 7 सालों में 2000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली सरकार के खजाने से दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपने प्रचार पर लुटाया है। विज्ञापन के मुद्दे पर बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर हमले किए। जवाबी कार्रवाई के तौर पर आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने एलजी के अधिकारों पर ही सवाल उठाए। ये कई साल पुराना मामला, विज्ञापनों का मामला जो कई साल पहले ठंडे बस्ते में डाला गया, उसको दोबारा निकाला गया। और पहली बात तो यह कि एलजी साहब के पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है कि वो इस तरीके के आदेश पारित करे। वो हम देखा करते थे पिक्चरों के अंदर, जिन्ने इलाही, होशियार, खबरदार, औरंगजेब जो है आ रहे हैं और अब वो अपना फरमान सुनाएंगे। उस तरीके की हालत जो है आज दिल्ली के अंदर हो गई है कि जिनके पास कोई पावर नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप को शहंशाह समझ के। ये थी सुर्खियां। अब रवाना होने से पहले पॉजिटिव न्यूज। फुटबॉल नहीं तो क्या हुआ, हमारा ध्यान हॉकी पर तो है। ये वीडियो देखिए आप। भारत की टीम FIH वुमेन्स हॉकी नेशंस कप जीतकर लौट गई है। मुकाबला 17 दिसंबर को हुआ, जिसमें हमने स्पेन को हराया, स्पेन में ही 1-0 से। 19 दिसंबर को टीम लौटी है तो खुश नजर आई। अब हम 2023-24 की प्रो लीग खेलेंगे, तय हो गया है। इस जीत की बधाई टीम को भी और पूरे देश को भी। इसी नोट पर आज का दी ललन टॉप शो समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।